हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए गणित का मॉडल पेपर लेकर आया हूं कि वो आप सब वीडियो को बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। इसमें हम सबसे पूछा है कि इसमें इसका मूल कौन सा है। तो देखिए, जब आप लोगों को मूल निकालने के लिए तो आप सबको करना क्या है कि इसका गुणनखंड कर देना है, फैक्टर कर देना है। समीकरण है, समीकरण को हल करने तो आता होगा। चलिए हम इसको हल करके दिखा देते हैं कि इसका हल कैसे होगा। तो आप सबको मैं एक सादे पेपर पे हल करके दिखाता हूँ। इसमें आप लोगों को पूछा है कि x² - 4 = 0 का मूल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्त, इसको 4 को हम लोग उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो x² = आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पे तो वर्गमूल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x। और देखिए, जब भी हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो क्या लगाते हैं +r- और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 2। तो आपका मूल कितना निकल के आ गया, +2 और -2। तो अब आपके ऑप्शन में चलते हैं। तो आपका ऑप्शन था, देखिए आपका ऑप्शन क्या था, ±0.2, ±1, ±2 और +-4। तो अभी हम लोगों ने हल करके आंसर क्या निकाला है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा +-2। तो सेकेंड क्वेश्चन, आंकड़ों 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक है। जब ऐसे में आप लोगों को बहुलक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बहुलक, तो इसमें जो सबसे अधिक बार आया हुआ रहेगा आपका बहुलक वही हो जाएगा। तो देखिए, 2 सबसे अधिक बार आया हुआ है, 2 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है, 2। तो आपका बहुलक कौन सा हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन में क्या है, 4, 0, 3 और 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक कितना आ गया आपका, 2। बहुलक आपसे जब भी पूछे, अगर इस टाइप से आप लोगों को बहुलक पूछ रहा है तो जो सबसे अधिक बार लिखा होगा, ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आई होगी वही आपका हो जाएगा बहुलक। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, साइन 48 अंश माइनस कॉस 42 अंश का मान कितना होगा। तो इसमें से हम लोगों को तो 48 अंश का मान पता नहीं है, 42 अंश का मान पता नहीं है। तो चलिए इसको हल करके हम सब आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन था कि साइन 48 अंश माइनस कॉस 42 अंश। तो दोस्तों इसमें से करना क्या है, इसको चेंज कर लेना है। देखिए, अगर आप सबको त्रिकोणमिति सूत्र नहीं आते हैं तो मैंने त्रिकोणमिति का सभी सूत्र पर एक वीडियो मैंने बनाया है जो 48 मिनट की वीडियो है। उसको आप लोग देख करके जितने भी फार्मूले हैं आप सब सीख जाओगे। अगर एक बार मेरी वीडियो को आप सब देख लेते हैं, आप सबको उसमें आपको 200-250 फार्मूले मिलेंगे, वो आपको सब बनाने आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें करना क्या है, किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। एक काम करते हैं कि आपको ये साइन रहने देते हैं। अब देखिए, अगर 90 में से हम लोग क्या करें, 42 घटा देते हैं। अगर 90 अंश में से 42 घटा देंगे तो आपके पास ये कितना लिखा है, 48 ही है, 48। तो इसमें और इसमें कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, तो अंतर कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, बस इसको 90 में से 42 को घटा दिया है। और आप लोग अगर इसको घटाते तो क्या करते, 90 में से 48 घटाते। तो अब क्या करेंगे, माइनस आगे हम लोग कास 42 अंश लिखे रहेंगे। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है साइन 90 अंश माइनस थीटा का। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर इसका सूत्र होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन 90 माइनस ये हमारा क्या है, थीटा है, ये क्या है, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, 42 अंश, तो 42 अंश लिख दिए। माइनस आगे हमारा क्या है, कॉस 42 अंश। देखिए कास 42 अंश और कास 42 अंश में हम लोग घटा दिए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो आपका जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा था। तो तीसरा आपका ऑप्शन देखिए कहाँ है, 0। तो ये आपका हो गया 0। तो पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान इसमें पूछा है। जब दोस्तों आप लोगों को कहे कि मूल समान है, क्या कहे, मूल समान है, या कहेगा मूल बराबर है, समान नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, बराबर है, और उसमें से किसी एक अज्ञात राशि का मान पूछ ले तो आप सबको द्विघात समीकरण हल करके कैसे निकालना। चलिए इसको भी मैं अलग बता देता हूँ। तो आपके
पास क्वेश्चन है जो वो आपका है 3x² - 6x + k = 0। अब इसमें कह रहा था कि k मूल समान है। क्या है? समान। जब k मूल समान कहे तो आपको जब k मूल समान कहे तो आप सबको विविक्त कर का मान 0 कर लेना है। अब विविक्त कर क्या है? विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है। अब विविक्त कर का मान क्या कर लेना हम लोगों को? बराबर में 0 लगा लेना है। अब क्या करना है? इसी पे हम सब ABC का मान रखेंगे। अब इसमें ABC है क्या? पहले हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप जानते हैं, ax² + bx + c = 0 होता है। यही हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, चूंकि आपका द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, x² के बगल में जो भी लिखा रहेगा वो a का मान हो जाएगा, x के बगल में जो भी लिखा रहेगा वो b का मान हो जाएगा, और जो लास्ट वाला पद रहेगा वो आपका c का मान हो जाएगा। तो इसमें आपका ये वाला a का मान हो गया, ये वाला b का मान हो गया, और ये वाला क्या हो गया? c का मान। तो अब यही इसी पे हम लोग इसको रख देंगे। तो देखिए, b का वैल्यू कितना है? चिन्ह सहित -6। तो -6 यहाँ लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है। -4a, a का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है? k = में आपका क्या हो गया? 0। अब देखिए, -6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब इसका मल्टीप्लाई करते 4 × 12 और आपका हो गया k = में 0। अब क्या कहते हैं? 12k को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इधर हमारा 36 = 12k हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो 12 हमारा कहाँ जाएगा? बटे में। तो 36 के बटे में क्या हो जाएगा? 12, 12 × 3 = 36। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या था? में चलते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण ये वाला क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन कितना आया था? 3। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। इस टाइप को आपको क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, और इस टाइप का भी आपको बोर्ड एग्जाम में एक ठो जरूर क्वेश्चन रहेगा। समान मूल समान बराबर करने वाला द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा, और ये आपका ठीक है निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। और उसमें पूछेगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी नहीं पूछेगा तो y अक्ष से दूरी पूछेगा। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है? बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? जब आप लोगों को देखिए, इसमें क्या होता है? ये पहला वाला होता है x का मान और दूसरा का वाला होता है y का मान। जब आप लोगों को x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी, तो जब x अक्ष से दूरी पूछे तो क्या लिखना है? y का मान लिखना है। और जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान लिखना है। तो देखिए, x अक्ष से दूरी पूछा है, तो जब x अक्ष से दूरी पूछा है तो हम लोगों को किसका मान लिखना है? y वाला मान। तो y वाला मान हमारा कितना है? 4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, 4 आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। अगर y अक्ष से पूछता है तो हमारा ऑप्शन कौन होता है? ये -3। ठीक है। अब छठे क्वेश्चन को चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो पहले सह अभाज्य संख्या कहते किसे हैं उसे जान लेते हैं। तो देखिए, ऐसी संख्या जिनमें, देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका अभाज्य, देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक, उनका अगर गुणनखंड करें तो सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। कितना कॉमन होना चाहिए? सिर्फ एक। तो अब हम लोग ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में खोजते हैं कि दोनों दो दिए हैं, दोनों में से एक खाली कॉमन किन किन में हो रहा है। तो देखिए, एक अभाज्य कॉमन होना चाहिए। देखिए 14 है, तो 14 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 7 दूना 14। ठीक है। और 35 का करते हैं तो 7 × 5 = 35। ठीक है। देखिए, इसमें क्या कॉमन हो गया? 7। इसमें क्या कॉमन हो गया? एक भी तो कॉमन है, एक भी इसमें है, लेकिन हम लोग देख 7 भी कॉमन हो रहा है और एक भी कॉमन हो रहा है। तो हमने क्या बताया? सिर्फ एक कॉमन हो, सिर्फ क्या कॉमन हो? एक। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे की ओर चलते हैं। आपका इसमें दूसरा वाला में क्या है? इसमें 18 है, तो 18 का गुणनखंड करेंगे 2 × 3 × 3 और एक भी आ जाएगा। और आपका 25 में आ जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है। 5 × 5 = 25। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक कॉमन हो रहा है और कुछ नहीं मिला। 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिला, सिर्फ एक कॉमन हुआ ना। तो मैंने बताया सह अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिसमें ओनली वन क्या कॉमन होना चाहिए? एक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 और 25। ठीक है। अब चलते हैं। आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? आप देखिए, दो बिंदुओं के बीच के दूरी का हम लोगों को पूछ रहा है
कि मूल बिंदु, देखिए बिंदु 3,4 की मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 और उससे हम लोगों की दूरी पूछ रहा है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। आपके पास है कि 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, किससे पूछ रहा है? मूल बिंदु से। तो देखिए 3,4 हो गया, ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0,0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी सूत्र पे हम लोगों को इसको क्या कर देना है? रख देना है। अब देखिए x1 x2 है क्या, जो पहला वाला मान हम लोग को आपको बताए थे कि वो x1 और ये वाला क्या हो जाएगा? x2। दूसरा वाला y होता है तो y1 और ये आपका हो जाएगा y2। तो x1 कितना है? 3 माइनस, देखिए 3 लिखेंगे, x1 की जगह 3 माइनस, ठीक है। अब x2 का मान क्या है? 0, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और बीच में क्या आ जाता है? प्लस y1 का मान कितना है? 4, और माइनस में इसमें क्या घटाएंगे? 0, तो 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब क्या करेंगे? 16 और 9 कितना होता है हमारा? करड़ी में 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ गया जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो आपका कितना आ गया? 5। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, 5, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वें में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर 4/9। तो कह रहा है एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों त्रिभुज अगर आप सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि एक प्रमेय था कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात इसमें अगर कोई त्रिभुज आपका, देखिए इसमें त्रिभुज दिया था ABC और एक त्रिभुज आपका दिया था DEF, ठीक है। और इसमें हम लोगों को दिया था कि किसी एक भुजा का अनुपात, जैसे देखिए इसमें दिया था ना कि AC बटे DF, ठीक है, AC बटे DF इक्वल टू 4/9। तो देखिए AC बटे DF दोनों भुजाओं को, तो आपका सूत्र होता है, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एरिया त्रिभुज ABC, ठीक है, और एरिया त्रिभुज DEF इक्वल टू AC बटे DF, ठीक है, AC बटे DF। अब इसका क्या करेंगे? स्क्वायर हो गया। तो देखिए हम लोगों को क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था, तो AC बटे DF का मान दिया था 4/9। अब इसका वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 36 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। तो आपका आंसर निकल के आ गया 36/81। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मैं पूछ रहा था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो 36/81। अब देखिए इसमें 36/81 किसी ऑप्शन में नहीं है, देख लीजिए, सॉरी अब क्या था? 4 का वर्ग 16, यहाँ दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 4 का वर्ग कितना होगा? 16/81, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं 16/81 हमारा कौन सा सही है? तीसरा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए त्रिकोणमिति के सूत्रों को हल कर, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सबको अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रहेगा तभी आप सब त्रिकोणमिति के सवालों को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हल कर पाएंगे। तो अगर आप सबको त्रिकोणमिति के फार्मूले नहीं तैयार है तो मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, उसमें मैंने त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को ज्ञात करना सिखाया है, आप लोगों को रटने की, याद करने की कोई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप लोगों को y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान लिखना है, जब x अक्ष की दूरी पूछे तो किसका मान लिखना है, जब y अक्ष की दूरी पूछे तो x का मान, जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान। तो इसमें क्या पूछा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी पूछा तो हम लोग को किसका मान लिखना है? x का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला, ठीक है। तो -3 आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि पहले 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य चलते निकालते हैं विषम संख्याओं का, ठीक है। तो 1 से 10 तक, देखिए दोस्तों 1 से
10 तक 1 से 10 तक एक से 10 तक, ठीक है, की विषम संख्या का समांतर माध्य, ठीक, समांतर माध्य। तो पहले हम लोग 1 से 10 तक की विषम संख्या को निकालें। तो 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, ठीक, इतनी होगी हमारी कौन सी विषम संख्याएं 1 से 10 तक की। तो अब देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पद कितने हैं हमारे पास 5, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो सभी पदों का क्या कर दिए, योग कर दिए। और बटे में पदों की संख्या कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 5 बटे में लिख लेंगे। अब सबको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 5 9 7 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 के बटे में कितना लिख देंगे 5। अब डिवाइड कर लेंगे तो 5 × 5 = 25, हमारा समांतर माध्य कितना निकल के आ गया 5। तो अब अपने क्वेश्चन को चलते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या था कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, तो कितना होगा आपका ऑप्शन हो गया 5, तो 5 चौथा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि 5 10 15 x 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो x का मान कितना होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए समांतर माध्य दिया है और हम लोगों से पूछ रहा है कि उसमें जो x की वैल्यू है, तो समांतर माध्य बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए सब पदों का योग कर लेते हैं। तो क्या क्या था, 5 था, 10 था, 15 था, x था और 20 था और आपका 35 था और आपका कितना था 40। और इसका ये तो आपके पदों के योग है। अब कितने पद हैं, कई ठो, इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, तो 7 बटे में और बराबर कितना आपका 21, ठीक है। अब इसको जोड़ करके तिरछे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसमें से मान निकाल लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 10 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 20 50, 50 और 35 कितना का 85, 85 और आपका 40 कितना हो गया 125, ठीक है, 125 ही आएगा, 185 और 40, ठीक है 125। तो 125 और प्लस में अभी बचा क्या था x और बटे में कितना था 7 बराबर 21 बटे 1, तिरछे गुणा कर लेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 125 प्लस x ही रहेगा और इसका इसमें करेंगे 7 एकम 7 दूना 14, ठीक है। अब क्या करेंगे 125 को ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 147 माइनस 125, ठीक है। 7 में से 5 घटा लेंगे 2, 4 में से 2 निकालेंगे 2, तो x का मान कितना आ गया 22, ठीक है। तो आपका जो समांतर माध्य है इसमें क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। समांतर माध्य कितना निकल के आ गया 22। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है, इसका हम लोग को क्या करना है फैक्टर करना है और बताना है कि इसका गुणनखंड कौन है। चलिए हम लोग इसका फैक्टर पहले कर लेते हैं, 140 का गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 2 से काटते हैं, 2 7 14, फिर 2 से काटते हैं 35 आ जाएगा, फिर ठीक है 7, 5 से काटते हैं 5 7 35 और आपका हो गया 7 से काट दिया 7 एकम 7, ठीक है। तो गुणनखंड क्या क्या गया 1 आया, 2 आया, 2 आया, 5 आया और 7 आया। अब चलते हैं अपने इसमें, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया था तो देखते हैं। देखिए आपको दिया था कि 2 के घात 2, 5 के घात 1, 7 के घात 1, तो हमारे में देखिए क्या क्या था 1 आपका आया है, ठीक है, 2 का स्क्वायर और 5 और 7। तो इतना अगर आप सबको किसी में मिल रहा है, 1 मिले या न मिले, अगर इतना मिल रहा है तो वहीं वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और देखिए पहले वाले हमारा 2 का स्क्वायर, 5 का घात 1 और 7 घात में 1, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि यदि कॉस थीटा बराबर 1 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिकोणमिति के आप सबको कई क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को, तो ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आप सब समझ रहे हो। तो अगर आप सबको फार्मूले नहीं आते हैं तो आप सबको करना क्या है, इन सभी फार्मूलों को पहले सीखना है। तो आप सब मेरी वीडियो को देखें, उसमें से जाकर यूट्यूब पर मैंने उसमें त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को बताया है। तो अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, देखिए हम सबको पहले दिया क्या था, इसमें दिया था कॉस थीटा बराबर 1 और हम लोगों से पूछ रहा है कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो जब आप सबको किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो और कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है।
एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, कुछ नाम रख देते हैं ABC, और जो यहाँ कोण दिया है उस कोण को यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू देखिए इसमें 1/1 कर लेते हैं, आधार की वैल्यू 1 और कर्ण की भाई वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब हम सबको लंब का मान निकालना है, इतना हो जाए। अब पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। अब देखिए हम लोग पूछ क्या रहा था, कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो पहले लंब का मान पता होगा तभी हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर ठीक है बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग कर्ण का मान 1 रखेंगे, का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लंब पूछ ही रहा था लंब स्क्वायर, और आधार कितना 1, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 को इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, मतलब लंब का मान हमारा कितना आ गया 0। देखो लंब की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब ये 0 हो गया तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है लंब। तो आधार कितनी है 1 है और लंब में क्या है 0 है, तो इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर जो 14 नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपका ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि इनके मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले हम लोग निकालें हैं कि इसके कितने मूल आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके मूलों को निकालते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो 3x² - 4x = कितना था 0 था। तो क्या करें पहले इसमें से x कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या हमारे पास 3x - 4 = 0। देखिए एक बार x बराबर आप 0 कर लो और एक बार 3x - 4 बराबर 0 कर लेते हैं। तो इसमें से x का मान निकालेंगे तो 4/3 आएगा और एक ठो आ गया आपका x। अब इसमें क्या करता था मूलों का गुणनफल हमको पूछा जा रहा था कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का मूल कौन कौन आया है 0 आया है और क्या है 4/3 आया है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में अपने चलते हैं। देखिए इसमें क्या था कि कहाँ गया हो, हाँ देखिए द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल कितना आ गया 0। अभी हल किए तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो गया 0। अब क्या है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 16 नंबर क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। अभी आप लोगों को मैंने पीछे बताया था कि विषम संख्याओं का समांतर माध्य, वैसे आप लोगों को निकाल लेना है सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा वाला आ जाएगा आंसर इसका। 17 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं, तो इसको आपको हल करना है कि 2 tan 30 अंश होल बाई 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होगा। तो चलिए इसमें हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए आपको हल करके मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब देखिए 30 अंश की वैल्यू तो पता है तो यहाँ रख देंगे 2 × 30 अंश का मान होता है आपका tan 30 अंश का मान होता है 1/3। ठीक है, 1 - tan 30 का मान 1/3। अब इसका क्या कर लेना है स्क्वायर। अब ऊपर गुणा करते हैं 2/3 हो गया। ठीक है, और पूरे के बटे में क्या है 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब इसको भिन्न का जोड़ हल करना है 3 × 1 = 3, 3 में से घटाएंगे 2/3। तो आपका क्या था 2/3 × 3/2, 2 से 2 काट देंगे तो आपका आ गया 3/3। तो अब इसको 3 को भी क्या करेंगे कड़ी में 3 2 बार लिख लेंगे। कड़ी में 3 कितनी बार लिख लेंगे 2 बार। तो एक बार तो कट गया तो आपको एक ठो कड़ी में 3 बच गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमारा इसमें क्या क्या ऑप्शन है, पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं sin 60 अंश cos 60 अंश sin 30 अंश और tan 60 अंश। तो हम लोग हल किए थे तो आंसर कितना आया था कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 tan 60 अंश की वैल्यू होती है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब शांत दशमलव संख्या को व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी। देखिए जब आप लोगों को शांत दशमलव संख्या कहे कि इसमें से कौन है तो आप सबको हर को देखना है। किसको देखना है हर को। अगर हर में 2 के घात में n × 5 के घात में n, ठीक है, ऐसे इस टाइप से अगर आ जाए कि 2 के घात में कुछ आ जाए और 5 के घात में कुछ आ जाए नीचे, तो वही हमारी शांत दशमलव प्रसार संख्या होगी। ठीक है, तो इसको आप नीचे वाले को चेक कर लीजिएगा, चेक करके उसको निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है चित्र D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं।
यदि बी सी बराबर 6.4 सेंटीमीटर हो तो डी ई का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि समरूपता का नियम, ठीक है, समरूपता का नियम लगाएंगे इसमें तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला जो है 3.2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं कि यदि समीकरण इतने के मूल बराबर है तो सी का मान। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने एक हल किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो मैं फिर से इसको हल कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें मूल बराबर फिर कर रहा था, इसमें मूल बराबर फिर कर रहा था। तो मूल बराबर जब भी आप लोगों को मूल बराबर कहे, जब भी मूल बराबर कहे तो विविक्त कर का मान क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। देखिए मैं यहाँ हल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि 2x² माइनस 8x प्लस सी इक्वल टू 0 में मूल बराबर कर रहा था। तो विविक्त कर का मान मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। अब b का मान कितना है, -8, तो -8 का यहाँ क्या कर लेंगे वर्ग, -4, a का मान कितना है 2 रख देंगे, c ही है इक्वल टू 0। अब इसका वर्ग करेंगे तो 64 माइनस 4 दूनी 8c हो गया इक्वल टू 0। 8c को भेज देंगे उस साइड, तो 64 बराबर 8c। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो 8 हमारा कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो c बराबर 64 के बट्टे में क्या हो गया, 8, 8 अट्ठे 64। तो c बराबर कितना आ गया, 8। ठीक है, 8 अट्ठे 64। तो सी का मान कितना निकल के आ गया आपका 8। तो क्वेश्चन में देखते हैं इसमें आपका जो विकल्प था, ठीक है, ये आपका चौथा विकल्प है।